सवाल रह जाते हैं। और इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में भीम आर्मी ने संज्ञान लिया है कि अगर इस केस का निस्तारण अगर सरकार संवैधानिक और कानूनी तरीके से नहीं करती है तुरंत में, तो हो सकता है कि हम एक बड़ी आंदोलन को रूप दे सकें। खत्म होती है कि जो भी पीड़िता परिवार था उसको तो न्याय नहीं मिला। अगर आंदोलनकारियों को आपने जेल भेज दिया, क्यों भेजा? अगर उसने कुछ गलती किया तो क्यों गलती किया? अगर यह आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ? ये सवालों का जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा, थानेदार को भी देना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि एसएसपी इसके लिए सबसे प्रमुख रूप से दोषी है। इस तरह से वहाँ का स्थानीय एक यादव परिवार है जो लगातार रविदास के मोहल्ले में जाके डराता धमकाता है और पिस्तौल चमकाता है, जिसका सबूत भी दिखाना चाह रहे थे। और ये हमारे जो माननीय थानेदार, मर्द वाले थानेदार जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बहस कर रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। आपका सबूत सामने है, फिर भी आप जांच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 1990 में जो नक्सलवाद बढ़ा था, जब थाने नहीं सुना करते थे, दलित और वंचितों के, शोषितों की बात नहीं, तो मजबूरन उनको नक्सली बनना पड़ा था। तो आप फिर वही रास्ते पे ले जाना चाहते हो। उस समय आपने एसपी का भी घेराव किया था और राज्य अनुसूचित जाति आयोग का भी घेराव किया था। बावजूद इसके थानेदार के जू भी नहीं रखते हैं, अपराधी कांपते नहीं हैं, बल्कि आपकी मर्दानगी तब नज़र आती है जब लाठी चलाना होता है। आप दलितों को जब जेल भेजना होता है तो मर्दानगी नज़र आती है। लेकिन जो पीड़िता परिवार है उसे ना आप सुरक्षा दे पाए, ना ही शांति का आश्वासन दे पाए। गौरी चक के घटनाओं से लगता है यादवों की सरकार है। आप समझ लीजिए कि एक यादव परिवार गलती करता है, पूरा यादव समाज बदनाम हो रहा है। तेजस्वी यादव 20 किलोमीटर दूरी पर डिप्टी सीएम बने हुए हैं और उनका एक चू भी नहीं रोकता है। तो आप कब बोलेंगे? जब नरसंहार हो जाएगा, जब एक और लाश गिर जाएगी, जब और घटनाएं गोलीबारी हो जाएगी, तब आप बोलेंगे। आप जो तिरुपति जो घूम रहे हैं, माला पहन रहे हैं, तो क्या दलित परिवारों की सुरक्षा का भार किसे दिया जाए? नरेंद्र मोदी पर? क्या ये छोड़ के चले जाए, गुजरात चले जाएं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? जिस तरह से गौरी चक में प्रदर्शन करने गए थे एक सामाजिक कार्यकर्ता गोल्डन दास, उनके ऊपर पहले पथराव किया जाता है, फिर उनके ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज करके उनके कुछ साथियों को जेल में भेज दिया जाता है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, ये स्पष्ट करना कि ये जो मौजूदा सरकार है, लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार की अनदेखी कर रही है। गौरी चक की घटना एकमात्र घटना नहीं है, और ना ही गोल्डन दास और ना ही संजय भारती एकमात्र ऐसे जुझारू नेता हुए। और भी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जिनको लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये एक सबूत है जो लगातार आपके मीडिया के माध्यम से मिलता जा रहा था। उन्होंने एक संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के नाम से एक यूनिट बनाया, जिसमें संघर्ष को जारी रखा। हमारी पार्टी और संगठन उनको साधुवाद करती है, धन्यवाद करती है कि उन्होंने आवाज़ उठाया मजलूमों का। मेरा ये कहना है कि सवाल तो फिर वही रह गया ना, कि जो पीड़ित परिवार था, उस पीड़ित परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। और थाना द्वारा जो भी की गई कार्रवाई, उसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं, वाद विवाद भी आ सकता है। मेरा अल्टीमेट ये कहना है कि लोग पीड़िता गए, गोल्डन दास और संजय भारती जैसे लोग गए, आंदोलनकारी बनकर गए, उनके साथ मान ले पथराव हुआ, लाठी चार्ज हुआ, ये घटनाएं होती रहती है। सवाल ये है कि ये नौबत आई कैसे? ये नौबत इसलिए आई क्योंकि आपने पीड़ित परिवार को लगातार शोषित किया है। और आपका गौरी चक में थाना किस लिए बना है? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए बना है? कि कोई की हत्या हो जाए तो आप उसका पोस्टमार्टम कराएंगे और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भेजेंगे। थाना होती है शांति व्यवस्था करने के लिए, और शांति व्यवस्था के नाम पर क्या हो रहा है? लगातार आंदोलनकारियों ने ये दिखाया कि किस तरह से वहाँ का स्थानीय एक यादव परिवार है जो लगातार रविदास के मोहल्ले में जाके डराता धमकाता है और पिस्तौल चमकाता है, जिसका सबूत भी दिखाना चाह रहे थे। और ये हमारे जो माननीय थानेदार, मर्द वाले थानेदार जो हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बहस कर रहे हैं कि हम इसकी जांच करेंगे। आपका सबूत सामने है, फिर भी आप जांच की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो 1990 में जो नक्सलवाद बढ़ा था, जब थाने नहीं सुना करते थे, दलित और वंचितों के, शोषितों की बात नहीं, तो मजबूरन उनको नक्सली बनना पड़ा था। तो आप फिर वही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं कि लोग संविधान और कानून व्यवस्था की बात छोड़ दें। आप किसी एक जात के प्रशासन बन गए हैं, ये सवाल है। और उससे पहले भी हम क्रम में देखते हैं कि उस क्रम में आपने एसपी का भी घेराव किया था
और राज्य अनुसूचित जाति आयोग का भी घेराव किया था। बावजूद इसके थानेदार के जूं भी नहीं रखते हैं, अपराधी कांपते नहीं हैं, बल्कि आपकी मर्दानगी तब नज़र आती है जब लाठी चलाना होता है। आप दलितों को जब जेल भेजना होता है तो मर्दानगी नज़र आती है, लेकिन जो पीड़िता परिवार है उसे ना आप सुरक्षा दे पाए, ना ही शांति का आश्वासन दे पाए। उल्टे जो है वो कह रही है कि अब भीम आर्मी के बदनाम करने के लिए कि भीम आर्मी के कुछ लोग जो है वो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। देखिए, पहले स्पष्ट कर दूं मैं कि ये जो आंदोलन है भीम आर्मी के द्वारा नहीं है। गोल्डन दास हो या संजय भारती हो, भीम आर्मी के सदस्य नहीं है और ना ही उनके बैनर तले चला है। भीम के मानने वाले लोग हैं, बहुजन के लोग हैं, संवैधानिक अधिकारों पर वो अपना लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि काबिले तारीफ है। लेकिन मीडिया लगातार दैनिक भास्कर भी सर कहा है कि भीम आर्मी के ही लोग थे। कल मीडिया में भी खबरें चल रहा है। चूंकि उन्होंने बार बार चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया, जय भीम का नारा, तो एक माहौल बन जाता है कि ये हो ना हो, और ब्लू गमछी लगाते हैं जो एक प्रतीकात्मक है कि ये भीम आर्मी का ये सब सिंबल है। लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो आंदोलन था भीम आर्मी का कोई इससे लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती है, बात खत्म होती है कि जो भी पीड़िता परिवार था उसको तो न्याय नहीं मिला। अगर आंदोलनकारियों को आपने जेल भेज दिया, क्यों भेजा? अगर उसने कुछ गलती किया तो क्यों गलती किया? अगर ये आंदोलन हुआ तो क्यों हुआ? ये सवालों का जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा, थानेदार को भी देना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ कि एसएसपी इसके लिए सबसे प्रमुख रूप से दोषी है। जब उनके दरवाजे पे गए तो उन्होंने क्यों नहीं इस बात का नियंत्रण किया? थानेदार अगर लगता है कि पक्षपात कर रहा है तो उसे क्यों नहीं हटाया गया? ये सब सवाल रह जाते हैं और इन सवालों के परिप्रेक्ष्य में भीम आर्मी ने संज्ञान लिया है कि अगर इस केस का निस्तारण अगर सरकार संवैधानिक और कानूनी तरीके से नहीं करती है तुरंत में, तो हो सकता है कि हम एक बड़ी आंदोलन को रूप दे सके। लेकिन सवाल ये है सर कि लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार में बहुजनों की सरकार है, संविधान की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, इसके बावजूद भी इस तरह से हत्याएं, मर्डर गौरी चक के घटनाओं से लगता है यादवों की सरकार है। आप समझ लीजिए कि एक यादव परिवार गलती करता है, पूरा यादव समाज बदनाम हो रहा है। तेजस्वी यादव 20 किलोमीटर दूरी पर डिप्टी सीएम बने हुए हैं और उनका एक चूं भी नहीं रोकता है। तो आप कब बोलेंगे? जब नरसंहार हो जाएगा, जब एक और लाश गिर जाएगी, जब और घटनाएं गोलीबारी हो जाएगी, तब आप बोलेंगे। आप जो तिरुपति जो घूम रहे हैं, माला पहन रहे हैं, तो क्या दलित परिवारों की सुरक्षा का भार किसे दिया जाए? नरेंद्र मोदी पर? क्या ये छोड़ के चले जाए, गुजरात चले जाएं? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप डिप्टी सीएम भी बने हुए हैं और इस देश के जो गरीब जनता है, शोषित वंचित राज्य की जनता है, उसका आप सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? जातिवाद का शिकार हो रही है, लगातार ये बातें आ रही हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार में सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। इनके इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? आप इस घटना से आप देख लीजिए कि एक यादव वहाँ का थानेदार है जो ऑन कैमरा जो है एफआईआर नहीं लेता है, इनकार करता है, कहता है कि हम जांच करेंगे सबूत देने के बावजूद। यानी यादव पक्ष होने के कारण थानेदार की नामर्दगी नजर आ जाती है, लेकिन जब दलितों को जेल भेजना हो, उन पर लाठीचार्ज करना, तब तो मर्दाना हो जाते हैं। तो इससे स्पष्ट है। और मैं ये बता दूं कि यहाँ जातिवाद का बोलबाला हो चुका है और ये चाहिए सरकार को कि इसे जल्दी से जल्दी खत्म करें। नहीं तो आपने इससे पहले भी घटना देखी थी खुसरोपुर वाली, जिसमें एक महादलित महिला के सर पर पेशाब करने का काम प्रमोद यादव नाम के किया था। किसी यादव संगठन ने आके नहीं कहा कि ये अपराधी है, ये गलत किया है। आपका मौन समर्थन है, इसका मतलब है। तो आप इससे समाज में एक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, वैमनस्य पैदा कर रहे हैं। और आप ये इल्ज़ाम सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार पर नहीं लगा सकते हैं कि राम के नाम पर वो दंगे कराती है और उन्माद कराती है। ये आप जातिवादी तरीके से आप ये भी उन्माद कराने के चक्कर में हैं। जिस प्रकार से गोल्डन दास ऑन कैमरा आगे बोल रहे हैं कि हमें भीम आर्मी का साथ चाहिए, बड़े भाई का हम आदर किए हैं, राजनीति उन्हीं से शुरू किए हैं देख करके, तो क्या भीम आर्मी का साथ गोल्डन दास को मिलने वाला है? देखिए, उनके बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उन्होंने कहा कि उनको देखकर मैंने राजनीति की। कभी आपने सुना है चंद्रशेखर आज़ाद को भड़ुआ बोलते हुए, आप रंडीबाज बोलते हुए? ऐसा कभी सुना है? ये शब्दों का जो प्रयोग है उनको संयम रखना चाहिए। सवाल ये है, उनका अधिकार है, एक प्यार है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो कि शोषित वंचितों के एक बड़े चेहरा हैं और वो चाहते हैं
कि शोषित वंचितों के संवैधानिक अधिकारों को, तो इनका अधिकार है कि वो अपील करें। और ये अपील किस हद तक लेते हैं, पहले वो खुद डिसिप्लिन में आ जाए। और हम गोल्डन दास के आंदोलन को नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार एक प्रतीकात्मक है, वो एक सिंबल है कि एक के साथ ऐसा हो रहा है तो पूरे प्रदेश में क्या हो रहा होगा। ये इस बात का सबूत है। पीड़ित परिवार के साथ निश्चित तौर पे कोई भी अगर शोषित वंचित समाज हमें अपील करता है और हमारे संज्ञान में आता है, तो आप देखते होंगे एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की आगमन भी होता है और भीम आर्मी खास करके थानों में जाके उनको न्याय दिलाने का काम करती है। साथ मिलेगा सर गोल्डन दास को भीम आर्मी और आजाद समाज ये पार्टी का? सवाल तो ये है कि क्या भीम आर्मी को किसी ने न्योता दिया? गोल्डन दास ने दिया। गोल्डन दास ने क्या किया कि वो एक संविधान बचाओ मोर्चा बनाया और कोई अपील नहीं की। आज जो गिरफ्तार हो गए लोग, 5 लोग गिरफ्तार हो गए, क्यों हुए? हमारा सवाल इतना है, हम किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं जा रहे हैं। सवाल ये है, हक और अधिकार की लड़ाई थी, जो उन्होंने लड़ा, तरीका जो भी हो और कमजोरी और ताकत जो भी हो, लेकिन ये हक और हकूक की लड़ाई है जिसमें भीम आर्मी सबका साथ देगी।